स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल शाम 7 बजे हम लोगों ने क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ा था, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं, और इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 2, यानी कि इकाई 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर का नाम भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन क्या है इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे, और जिनको भी जहाँ पे जिस शब्द में जिस लाइन में कोई भी समस्या होगी तो वे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कमेंट के माध्यम से उन लोगों का हम रिप्लाई भी करेंगे, ताकि वीडियो बाद में जब अपलोड हो तो किसी अन्य को समस्या ना हो कि बीच बीच में एक्स्ट्रा बातें भी हो रही हैं। यहाँ पे मिस्टेक से आर छूट गया ज्योग्राफी में, RAPHY होता है, मिस्टेक अगली बार में सुधर जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट 2 में आगे का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार यानी कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, लिखा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब होता है उत्पन्न होना, बनना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैसा कि कल आप लोगों को हमने बताया था भौतिक, और वहाँ पर जीवों की बात भी हुई थी, जहाँ पे हमने समझाया था कि निर्जीव या सजीव, इस मृत्युलोक में, इस संसार में 2 ही प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, या तो वो निर्जीव होंगी या तो वो सजीव होंगी। उसी बात को अलग अलग नाम से भूगोल में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले है जैव संसाधन। तो हम कहेंगे ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल यानी कि जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इस दुनिया को ही जैव मंडल कहा जाता है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी कि हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कुत्ता बिलार, भालू सियार जो भी है, इन सभी जीवों में आपको सजीव के लक्षण मतलब पहचान, जैसे कि सांस लेना, तो सजीवों का ये लक्षण है। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अपने लक्षण हैं कि सांस फूलना, पेट झरना, लक्षण कोरोना है। उसी तरह सजीवों के भी अपने लक्षण होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें जैव संसाधन में, तो आपका कहा जा रहा है कि मनुष्य, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी है, तो ये क्या है? तो ये है जैव संसाधन। बात किया जाए वनस्पति, तो वनस्पति मतलब हो गया पेड़ पौधों को क्या कहता है? वनस्पति कहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए घास उस जमे हुए हैं, तो ये सभी क्या है? वनस्पति है। फिर बात किया जाए मत्स्य का, तो मत्स्य मतलब होता है मछली। तो यहाँ पे देख रहे हैं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार मैंने चित्र लगाया है। मछली का अवतार भगवान विष्णु का ये पहला अवतार है 10 अवतारों में से, और संसार को बचाने के लिए इन्होंने इस रूप का धारण किया था। तो मछली को कहा जाता है मत्स्य। बात किया जाए पशुधन, यानी कि पशुओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पशु हैं, गाय भैंस। तो ये सारे जो जीव हैं, चाहे वो वनस्पति है, मनुष्य है, मत्स्य है, पशु है या अन्य प्राणी हैं, ये सभी आते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो जैव संसाधन क्या है।
तो सीधे आप कहेंगे कि सभी सजीवों को ही हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए अजैव संसाधन की, अजैव, ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि निर्जीवों की बात की जा रही है। तो इसमें हम लोग कहेंगे निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी जो भी निर्जीव हैं उनका जो ग्रुप होता है, उस समूह है, उसी को हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, गंजी है, पाइट है, इस सारा का सारा चीज़ क्या है, अजैव है। उसमें चट्टान भी आ जाएगा, यानी पत्थरों का बड़ा बड़ा जो हिस्सा होता है ना पहाड़ों का, उसे चट्टान बोलते हैं। धातु में लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, खनिज है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, अजैव संसाधन है। तो संसाधन वही जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो दो प्रकार के संसाधन हैं, या तो वो सजीव होंगे या तो निर्जीव होंगे। तो जो सजीव होगा उसे हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, और जो निर्जीव होगा उसे हम अजैव संसाधन कहेंगे। आगे है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, उसी तरह उपयोगिता के आधार पर यानी कि प्रयोग करने के आधार पर भी संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। अब उसमें पहला आता है नवीकरणीय संसाधन। क्या आता है जी, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का अर्थ होता है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। थोड़े से वर्ड अलग हैं बट सबको हम अच्छे से समझा रहे हैं। आप कहेंगे कि भौतिक हो, रासायनिक हो या किसी यंत्र के माध्यम से यानी किसी मशीन के माध्यम से उसको नवीकृत किया जा सके। नवीकृत मतलब उसको फिर से बनाया जा सके या पुनः प्राप्त किया जा सके, तो वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। सिंपल भाषा में आप इतना ही समझेंगे कि वे संसाधन जिनका हम प्रयोग करने के बाद से फिर से उसको उस रूप में ला दें, पहले वाले रूप में, और फिर से उसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। और इसका ठीक उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन, कि एक बार अगर उसका प्रयोग कर लिया गया तो फिर आप उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि बात किया जाए सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा मतलब सोलर सिस्टम से, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सोलर लगा हुआ है, तो सोलर सिस्टम से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपने अपने घरों में या कई जगह आपने सोलर प्लेट देखे होंगे, ऐसे छत पर या कहीं कहीं छानी उनी पे लगा दिया जाता है। तो इन सोलर से जो बैटरी चार्ज किया जाता है, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नवीकरणीय है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता है। और नवीकरणीय कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि सूर्य कभी समाप्त नहीं होंगे और सूर्य से निकली ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। आजकल देख लीजिए सभी गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ उपकरण हैं जो अब सोलर सिस्टम से चलने लगे हैं। मैंने खुद एक गाड़ी खरीदा है जो बैटरी से चलता है, मतलब चार्जिंग सिस्टम है। तो सोलर करता क्या है, चार्जिंग करता है। उसी तरह कई जगह विद्युत को उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब ये पवन चक्की लगी हुई है और इसके माध्यम से एनर्जी उत्पन्न करके बहुत सारे बड़े बड़े मशीन चलाए जा रहे हैं। तो पवन यानी कि हवा, तो हवा भी कभी समाप्त नहीं होगा और आपका सौर ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये सभी जो संसाधन हैं ये नवीकरणीय हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जल कभी ख़त्म नहीं होगा, विद्युत यानी बिजली कभी ख़त्म नहीं होगा, वन एवं वन्य प्राणी ये भी लगभग कभी समाप्त नहीं होंगे। यानी इसको फिर से बनाया जा सकता है। अगर वनों में कमी होती है तो हम फिर से पेड़ को लगा करके वनों को फैला सकते हैं, वन्य प्राणियों को सुरक्षित करके उसे रख सकते हैं। ये नवीकृत हैं। तो इस तरह आप समझ पा रहे होंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या डिफरेंस है। इन्हें सतत मतलब होता है लगातार, सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हमारा है दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन की हम बात करें तो कहेंगे ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन जो बनते हैं वो एक दिन में नहीं बनते हैं, बल्कि इनको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं।
समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें कोयला, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, एक दिन में नहीं बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी विकास की जो अवधि है वो लंबी है और जटिल है, मतलब बहुत ही कठिनाई पूर्वक से ये बनता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं। चक्रीय मतलब कि एक बार अगर आप प्रयोग कर लें तो दोबारा आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला को एक बार आप जला लीजिए तो फिर कोयला नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल को एक बार गाड़ी में, डीजल, किरासन तेल कोई भी आप यूज़ कर लीजिए तो फिर ऐसा नहीं कि धुआं निकलेगा, धुआं को बटोर करके फिर से आप तेल बना करके और उसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करेंगे, दोबारा यूज़ नहीं होगा। एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, ये एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार से अधिक आप यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गए उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं तीसरा आधार, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना। मालिकाना के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। अब पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत यानी होता है पर्सनल, मतलब खुद का जो हो। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर जो गाड़ी है, आपकी साइकिल है, आपका हर एक सामान जो आपका है, किसी और का अधिकार नहीं है, वो कहलाता है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। यानी कि हमारा सामान है और हम सरकार को लगान देते हैं। लगान मतलब होता है टैक्स होता है। एक फिल्म भी आई थी लगान, बहुत ही सुंदर फिल्म है, 2002 के आसपास ये फिल्म आई थी, आमिर खान का, अच्छा फिल्म है, देखिएगा कभी टाइम मिले तो लगान यानी कि टैक्स होता है। हम सरकार को बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिस पे टैक्स देते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई बिजनेस है, ज़्यादा चलता है, जिससे ज़्यादा आमदनी है, तो सरकार को अपने आमदनी के हिसाब से हम टैक्स देते हैं। टैक्स देना भी चाहिए। ज़मीन का टैक्स, बहुत सारा टैक्स लगता है हम लोगों पे। जैसे कि भूखंड, भूखंड मतलब ज़मीन का हिस्सा, घर का भी टैक्स लगता है, ज़मीन जायदाद का टैक्स लगता है, जिन पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। क्योंकि कोई भी ज़मीन है तो वो अपना खुद का उस पर मालिकाना होता है। घर का हम खुद मालिक होते हैं, ज़मीन जायदाद के हम खुद मालिक होते हैं। बाग बगीचा, बगीचा यानी कि फुलवारी, जिसका होता है वो उसी का मालिक होता है। तालाब है, कुआं है, इत्यादि भी ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। यानी कि ये सारी वस्तुओं को अगर देखें तो ये टोटल का टोटल चीज़ किसी दूसरे का नहीं, जिसका होता है पर्सनली उसी का अधिकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बाग बगीचा है, ये तालाब है, ठीक है ना, ये कुआं है, तो ये जिसका है उसी का है। और यहाँ पे इन महानुभाव को देखिए, नदी के किनारे मतलब तालाब के किनारे सुबह सुबह क्या करने जा रहे हैं, अंदाज़ आप लोग लगा सकते हैं। तो ये सभी हो गए आपका व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा यहाँ पे क्रियाकलाप किताब में दिया हुआ है, थोड़ा उसको हम लोग देख लें। अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो। मतलब कि आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, तो उनका एक वो डाटा तैयार कीजिए कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, एक दो रूम है, इतना पेड़ है, कॉल है, कुर्सी है, टेबल है, इन सब का एक सूची बनाइए जिस पर केवल आपका अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार हो। ये नहीं कि बगल वाले पटीदार का अधिकार हो, नहीं, आपका अधिकार हो। तो उस टाइप को आपको क्या बनाना है, सूची बनाना है। अब आता है दूसरा, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, जैसे कि व्यक्तिगत था वो पर्सनल था, और सामुदायिक में क्या होता है, ये पर्सनल नहीं होता है, ये सबका होता है, जिसको हम लोग सार्वजनिक भी कहते हैं, यानी कि सरकारी। जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, नदी हो गया, ये किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। मतलब इसका उपयोग समूह के लिए किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, पूरे ग्रुप के लिए किया जाता है। मतलब एक आदमी इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे कि गांव में अगर बात करें चारण भूमि की, चारण भूमि मतलब जहाँ पे गाय भैंसों को चराया जाए। बहुत ऐसा जगह होता है जिसको हम लोग भोजपुरी में परती कहते हैं। तो परती में लोग अपना गाय भैंस बकरी लेके जाते हैं, वहाँ पे चराते हैं खूब। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो परती में ले जाकर के लोग चराएंगे तो कोई किसी को मना नहीं करेगा। लेकिन वहीं आपका बकरी चाहे गाय भैंस घुस गया दूसरे खेत में
और उसका ऊँख का सारा पुआ खा गया तो समझ जाइए कि उसका जम के महाभारत होने वाला है। तो ये हो गया चारण भूमि। शमशान, शमशान मतलब हो गया, ये देख रहे हैं लाश को जलाया जा रहा है, जहाँ पे लाश को जलाया जाता है, चाहे कब्रगाह है जहाँ पे लाश को मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है। तो ये क्या है, ये सार्वजनिक है, ये सामुदायिक संसाधन है। मंदिर मस्जिद है, अगर मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इन पर भी सबका अधिकार होता है। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई मंदिर या मस्जिद होता है, ये सबके लिए होता है। सभी हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाके पूजा करेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। या सामुदायिक भवन है, ये सामुदायिक भवन है, हर पंचायत में एगो सामुदायिक भवन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे मुखिया सरपंच ये लोग जा कर के अपना मीटिंग करते हैं। तालाब हो गया जो अभी आप लोगों को बताएं, तो ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका यूज आप कोई भी कर सकता है। तो ये तो गाँव में हो गया। नगरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, यानी कि शहरों की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन हैं। सार्वजनिक पार्क है, देख रहे हैं, ये जो पार्क है, ये पार्क है, ये सब कोई इसमें जाके घूम फिर सकता है। पिकनिक स्थल, जहाँ पे आप पिकनिक मना रहे हैं, ये बहुत सारा जगह है जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। खेल का मैदान है, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अगर ये खेल का मैदान बना हुआ है तो यहाँ पे कोई जाए खेल सकता है। गुरुद्वारा है तो कोई भी जा सकता है। कोई गिरजाघर है, वहाँ पर भी कोई जा सकता है। गिरजाघर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे दूर के यात्री आकर ठहरते हैं, वो कोई भी ठहर सकता है। ये संसाधन संबंधित लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं, समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। मतलब कि इन सारी वस्तुओं का प्रयोग कोई भी, आप, हम और हमारे अलावा कोई भी कर सकता है। तो ये तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, इन सारे चीज़ों के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किन्हीं व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रही बात वीडियो की, तो वीडियो 20 मिनट के आसपास हो चुकी है। सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना होता है, यूट्यूब के कुछ अपने टर्म्स कंडीशन है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, और फिर इसका कल के क्लास में इसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में इसका तीसरा, चौथा और अगला पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।